गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, आप सबको पता होगा कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अहम रोल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग करते हुए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि विदाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अकाउंटिंग का हर एक प्रिंसिपल आमतौर पे स्टूडेंट ये देखते हैं कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन वास्तव में ये जब आप जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर करते हैं, सब जगह आप बैलेंस शीट बनाते हो, आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखने को मिलेंगी। क्योंकि थ्योरेटिकल में इसके जो कंसेप्ट होता है, वो आप देखेंगे वहाँ पर प्रैक्टिकल इसका रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये एक आधारभूत अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट अज्यूम ए बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द foreseeable future without the need for liquidation and significant curtailment of operations. Means there is no any attention of the businessman to discontinue the business. बिजनेसमैन की कहीं भी ये इरादा नहीं होता कि वो बिजनेस की एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू करेगा, उनकी ऑपरेशंस को वो बंद करेगा या बिजनेस को बंद करेगा। ऐसा कहीं भी इरादा नहीं होता। अकाउंटिंग की इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ, आपने देखा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आप देखते हो। जैसे आप फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, अगर अकाउंटिंग का गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ना हो तो हमें ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी कंसेप्ट की वजह से ही हमारे पास करंट एसेट्स है और फिक्स एसेट्स है। अदरवाइज अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो सारी एसेट्स क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स हो जाएंगी। हमारा बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलाया जाता है, इसी हिसाब से हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस कंसेप्ट इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट्स इट्स इफेक्ट हाउ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर वैल्यूड। कैसे एसेट्स और लायबिलिटी को आपने वैल्यू करना है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और कहने कहने यहाँ पर बताऊंगा कि आपके जितने भी एग्जाम में, जैसे आप बीकॉम के अंदर, +2 के अंदर, आप 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर मैंने ये क्वेश्चन उसी हिसाब से इसमें जो राइटिंग का फंक्शन लिया है उतना ही लिया गया है। बुक में बहुत ज़्यादा दिया होता है, हमने सिर्फ उतना ही लिखा। हाँ, एग्जाम्पल जरूर आपको देने हैं। आपको जितना मैटर दिया है, आप इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? Accrual concept is a fundamental accounting principle that require transition to be recorded when they occur. जब ट्रांजिशन होती है उसको रिकॉर्ड करना, regardless of when cash is exchange, कि कैश का आना या जाना ये इस बात का महत्व नहीं रह जाता। हम ट्रांजिशन जब हुई उसे रिकॉर्ड करना होता है। ये कंसेप्ट ये बताता है। दिस मेथड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अर्नड। जब रेवेन्यू आपने अर्न कर ली, उसे रिकॉग्नाइज करो, उसे रिकॉर्ड कर दो। एक्सपेंस व्हेन इंकर्ड, जब एक्सपेंस हो गए तो उसे रिकॉर्ड कर दो। प्रोवाइडिंग ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो अच्छी एक्यूरेट पिक्चर आप शो कर सकते हो। शुद्ध रूप में आपकी बैलेंस शीट बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी। देखो, मैंने आपको बताया है पहले इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट शो करना है, बाद में आप इसका एग्जाम्पल शो कर सकते हो। यहाँ पर इंडियन आईटी सर्विस कंपनी लाइक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वुड रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट इन मार्च। उसने मार्च में अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड की, तो वो रेवेन्यू से रिकॉर्ड कर देगी। इवन की पेमेंट इज रिसीव्ड इन अप्रैल। पेमेंट हालांकि अप्रैल में आई है, कैश की बात बाद में आती है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कैश आया, उसको अपन ध्यान में नहीं रखना, आप इसे मार्च में इसको इनकम को कंसीडर करोगे, ठीक है ना। एंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी टू बी द पीरियड। क्योंकि जो हमारे पास, आपको पता है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसी हिसाब से आप उसको कंसीडर करेंगे। अक्रूवल कंसेप्ट ये बताता है आपको। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है वो है कंसिस्टेंसी।
consistency concept in accounting. This consistency concept require company to use the same accounting method. इसका मीनिंग है कि बिजनेस को, यहाँ पर कंपनी वर्ड यूज किया या बिजनेस भी यूज कर सकते हो, टू यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड। आपको सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करने हैं, प्रोसीजर, वन पीरियड टू अनदर पीरियड, एक साल से दूसरे साल जब आप ट्रांजिशंस करते हो तो आपका जो मेथड होगा वो सेम रहेगा। एंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी, इससे क्या होता है, कंपेयर किया जा सकता है डाटा को, जितने भी साल का होगा आपस में उनका कंपेयर किया जा सकता है। दिस प्रिंसिपल अलाउ स्टेक होल्डर टू एक्यूरेटली असेस ए कंपनी फाइनेंशियल पोजीशंस एंड ट्रेंड अक्रॉस डिफरेंट पीरियड का जो डाटा होता है उन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इफ कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिसिएट इट्स मशीनरी इन 1 ईयर, उसने एक साल में मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया है डेप्रिसिएशन के लिए, तो वो लंबे समय तक अगले आने वाले सालों में इसे ही यूज करती रहेगी, अनलेस देयर इज कंपेलिंग रीजन टू चेंज। जब तक कोई ऐसा रीजन ना हो जाए तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया कि आपको जो मेथड आपने यूज किया आप बार बार वही मेथड यूज करोगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये है। इसके बाद आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसे हम सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोल देते हैं। इट इज ए फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल दैट सेपरेट ए बिजनेस फाइनेंशियल अफेयर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, बिजनेस और उसका ओनर जो है वो अलग अलग है। इट इंश्योर दैट ओनली ट्रांजेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से संबंधित है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस जो है उनको आप क्लियर डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होता है। इफ ए स्मॉल बिजनेस ऑन्स ऑनर यूज द पर्सनल कार, उसके पास पर्सनल कार है, वो बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा है और पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर रहा है, तो हम जो बिजनेस पर्पज के लिए जितना खर्चा हुआ है वो ही रिकॉर्ड करेंगे कंपनी की बुक्स के अंदर। पर्सनल को इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ये भी लिया जाता है, इसी वजह से कैपिटल जो होती है हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, आप सिंपल ये कह सकते हो बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, सेपरेट है। ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें आप ये देखते हो, तभी तो आप कैपिटल को लायबिलिटी बोलते हो। इसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल आता है मनी मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In accounting, stipulate that only transaction events that can be expressed in monetary terms. ऐसी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स जिनको आप पैसे में मेजर कर सकते हो वो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्वांटिफिएबल एंड कंपेरेबल एंड इजिली अंडरस्टूड बाय स्टेक होल्डर। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको आप माप सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो और स्टेक होल्डर के द्वारा उनको समझा भी जा सकता है। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, एक कंपनी वुड रिकॉर्ड द परचेज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग मशीन परचेज किया 50 लाख की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बट इट वुड नॉट इंक्लूड क्वालिटेटिव फैक्टर लाइक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ब्रांड रेपुटेशंस। मान लो कंपनी के प्रोडक्ट की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन अच्छी है, उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनका मेजर नहीं किया जा सकता। वो कितने रिलायबल है मनी में उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। हमें उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिनको मनी में मेजर किया जाता है। ये आपने देखा अकाउंटिंग में। इसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट डिवाइड बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टिपिकली ए ईयर। आपको पता है कि बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलाया जाता है, तो जितने भी हमारा ये लॉन्ग रन की बात आती है, कितने साल पता नहीं है हमें, तो उतने सभी साल की बात जब आती है तो हम क्या करते हैं कि टाइम इंटरवल बना लेते हैं। नॉर्मली ये ईयर का टाइम इंटरवल होता है। हम अकाउंटिंग पीरियड को क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस ईयर के हिसाब से बांट दिया जाता है। दिस प्रिंसिपल अलाउ स्टेक होल्डर टू प्रोसेस ए कंपनी परफॉर्मेंस। इस प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है कि आप हर साल कंपनी की परफॉर्मेंस रेगुलर इंटरवल के हिसाब से उन्हें आप चेक करोगे, ताकि उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकोगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंपनी में क्या होता है कि 1 अप्रैल से
स्टार्ट होता है ईयर 31 मार्च तक तो होता है। तो आप 1 साल के डाटा को आप चेक करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन को देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में आप डिवाइड कर दोगे और उसी हिसाब से फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करोगे। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है 1 ईयर का होता है। इसके बाद जो आप देखते हो, आपने देखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो, 1 ईयर के बाद ही बनाते हो आप। इसके बाद आप देखते हो ड्यूल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग का कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। ड्यूल एस्पेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करते हो, वो इस कंसेप्ट की वजह से होती है। अकाउंटिंग का ड्यूल एस्पेक्ट बताता है कि एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट। हर एक ट्रांजिशन कम से कम 2 अकाउंट को प्रभावित करेगी। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, आपने देखा। अकाउंटिंग की इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी बराबर होती है, ठीक है ना। और दिस कंसेप्ट एंश्योर दैट बैलेंस शीट ऑलवेज रिमेन इन बैलेंस। बैलेंस का मतलब यहाँ पर शेष नहीं है, इसका मीनिंग है तराजू की तरह। तराजू होती है ना, आपको पता है तराजू बनती थी पुराने जमाने में, आपने तराजू को देखा हो, इस ढंग से होती है, इस ढंग से तराजू होती थी। तो दोनों का जो बैलेंस होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना, दोनों में जो वजन है वो बराबर है। इसी हिसाब से हमारी बैलेंस शीट बनती है। ड्यूल एस्पेक्ट की वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कंपनी ने इन्वेंट्री परचेज किया कैश में, तो इससे इन्वेंट्री बढ़ गई 1 लाख रुपए से, साइमल्टेनियसली कैश अकाउंट में कम हो जाएगा सेम अमाउंट्स। तो बैलेंस सेम रह जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी सेम ही रहती है हमेशा। तो ड्यूल एस्पेक्ट आपको बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। हाँ जी। फिर आता है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, इट रिक्वायर्स एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। आपने अभी पहले पढ़ा था ना काउंटिंग पीरियड। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उसी साल से संबंधित, उसी साल से इनकम आपको लिखनी पड़ेगी। इट रिक्वायर एक्सपेंसेस टू रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रिलेटेड रेवेन्यू दैट हेल्प जनरेट। जो इनकम जनरेट करने के लिए आपने जो खर्चे किए हैं उसी इनकम से संबंधित आपको एक्सपेंस भी लिखने हैं। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कंपनी परफॉर्मेंस बाय अलाइंग कॉस्ट विद इनकम। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट सेल किया जैसे 10 लाख के दिसंबर में, और इसको बनाने के लिए उसने 6 लाख रुपए कॉस्ट लगाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 लाख की कंपनी की रेवेन्यू होगी, 6 लाख रुपए की कंपनी ने जो एक्सपेंस किए हैं दिसंबर में, तो यहाँ पर वो प्रॉफिट हो गया कितना, 4 लाख का। आपने इस पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से, जैसे 1 अप्रैल से लेकर आप बात करते हैं 31 मार्च के तक, तो आपने उसी साल के जो खर्चे होंगे, उसी साल के जो इनकम आपको लिखनी है। मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बताता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आमतौर पे स्टूडेंट से इससे पूछा जाता है तो ये जवाब नहीं दे पाते। कंजर्वेटिज्म का हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। इन अकाउंटिंग एडवोकेट द क्वेश्चन व्हेन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्ड अकाउंटेंट टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल लॉस। इसमें ये होता है कि जो भी आपको पोटेंशियल लॉस है उसको तो आप रिकॉग्नाइज करो, लेकिन पोटेंशियल गेन को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसे डिले करो अंटिल दे आर सर्टेन, जब तक पोटेंशियल गेन आपके लिए सर्टेन नहीं हो जाता, ठीक है ना। अकाउंटिंग की इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखा +1 के स्टूडेंट को, जब टीचर बताता है कि आपको जब क्लोजिंग स्टॉक लिखना है फाइनल काउंट के अंदर, तो जो वैल्यू कम होती है वो लिख दो। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया, कंपनी का इन्वेंट्री 10 लाख की है और वो 8 लाख की सेल होती है मार्केट में, तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको 8 लाख लिखना है बैलेंस शीट के अंदर, 2 लाख का आपको लॉस है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको 8 लाख लिखना है। आपने टीचर ने बताया स्टूडेंट को कि आप कम लिख दो, लेकिन ऐसा होता क्या है, इस प्रिंसिपल की वजह से होता है, ठीक है ना। अगर मान लो 10 लाख की हमारी कॉस्ट है, मार्केट में 12 लाख की सेल होती है, 12 लाख की सेल हो रही है मार्केट वैल्यू जो इसकी है, ठीक है, लेकिन हम तब कितनी लिखेंगे, 10 लाख लिखेंगे, ठीक है। अगर 10 लाख शो हो रही है और मार्केट में 8 लाख है तो हम 8 लाख लिख रहे हैं, इस प्रिंसिपल की वजह से लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका इसका जो एग्जाम्पल होता है, आप क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इसी प्रिंसिपल की वजह से करते हो। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि आप कैश को एक्सचेंज होना जरूरी नहीं है, आप ट्रांजेक्शन जब होती है उसे रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है।
फिर कंसिस्टेंसी बताता है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड होते हैं आपने उन्हें आप चेंज मत कीजिए, पीरियड टू पीरियड आप सेम मेथड यूज़ कीजिए जब तक कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता। इसके बाद है बिजनेस एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट हैं, इसी वजह से हमारी जो कैपिटल होती है वही हमारी लायबिलिटी होगी। फिर इस हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है वही आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई इम्प्लाइज अच्छा है, सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है, ब्रांड अच्छा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना हमने। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है आप एक इंटरवल के बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कीजिए। जैसे नॉर्मली आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग इंटरवल आपने डिसाइड किया हुआ है हमने। इसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की दो एस्पेक्ट होते हैं, दो अकाउंट्स वो प्रभावित करता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अकाउंटिंग की इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारी जो बैलेंस शीट टैली होती है। फिर मैचिंग कंसेप्ट बताया कि आपके जो भी इनकम हुई उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो खर्चे हैं वो आप रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे आपको। और लास्ट वन बताया, इसे हम प्लेइंग सेफ भी बोलते हैं कि आप खर्चों को तो रिकॉर्ड कर दीजिए लेकिन लॉस को नहीं। ठीक है ना, आप प्रोविजन बनाते हो इसी प्रिंसिपल की वजह से आप बनाते हो। हाँ जी, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।